नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 3 की। ये प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर सही आंसर का जवाब दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। आपको ध्यान रखना होगा, जब भी किसी क्वेश्चन में नहीं का शब्द वर्ड आए तो सबसे पहले आप उस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए और दूसरा उस राइटर को अंडरलाइन कर लीजिए जिसने वो पुस्तक नहीं लिखी है। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 4 आंसर हैं इसके। जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, उसके बाद पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट और साइंस ऑफ लॉजिक। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे पहले ही मैंने मार्क कर लिया था कि कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, तो मुझे पता है कि ये 3 जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और जो चौथा है साइंस ऑफ लॉजिक है, इसको जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इस क्वेश्चन के सही जो लेखक हैं वो हैं हीगल। ठीक है, तो यही जो है आपका सही आंसर है, हीगल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पॉलिटिक्स इन इंडिया है वो कौन सी पद्धति पर लिखी गई है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, मानकीय सिद्धांत, मार्क्सवाद या उपयोगितावाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवाद के जो मार्क्सवादी लेखक रहे हैं ज़्यादातर वो लोग मार्क्सवादी चिंतन की तरफ ध्यान देते हैं। उपयोगितावाद में आपको जैसे पता है एक जर्मी बेंथम है जो बड़ी फेमस नाम है, जर्मी बेंथम। और दूसरा जो है मिल की रचनाओं में कहीं ना कहीं इस उपयोगितावाद को देखने को मिलता है। ठीक है, ये 2 बड़े जो इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर हुए हैं लेकिन ये जो 2 हैं वो उपयोगितावाद के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सारी समितियां इंपॉर्टेंट है और ये समिति जो पूछी जाती है, सादी के लिए समिति होगी, एल.एम. सिंघवी समिति होगी, दिनेश गोस्वामी समिति होगी, पी.के. तुंगम समिति होगी। कि कौन सी समिति किस से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था। आइडियोलॉजी, हम अक्सर आइडियोलॉजी करते हैं। ठीक है, और ये इस शब्द का किसी ने किसी तो यूज़ करा होगा सबसे पहले, तो किसने करा था और कब करा था। तो इसने जो करा गया है वो 1792 में करा गया था। इसका सही आंसर है। आपके लिए प्रश्न ये है कि किस लेखक ने इसका प्रयोग करा था। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस लेखक ने जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था और इसका जो सही आंसर है वो 1792 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का क्या विचार है। इसके 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका पहला जो ऑप्शन है वो है पूर्व सामाजिक, दूसरा है पूर्व राजनैतिक, तीसरा है पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनैतिक। ठीक है, यहाँ सामाजिक है और चौथा जो है वो सामाजिक एवं राजनैतिक। चारों ऑप्शन है इसके सही है। ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा, चारों ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पूर्व राजनैतिक। ठीक है, ये देखने में एक जैसा लगता है, ऐसे लगता है कि नहीं पूर्व सामाजिक भी होगा, राजनैतिक भी होगा, सामाजिक भी होगा। ठीक है, या दोनों हो सकता है, लेकिन नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसने पूर्व राजनैतिक की बात करी है। ठीक है, लॉक की जो सबसे फेमस बुक रही है वो है एसे ऑन लिबर्टी, एसे ऑन। ठीक है, अक्सर हम ऑन लिबर्टी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो चलिए मिलाते हैं इसको। ठीक है, फ्रेडरिक हायक, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, ये इन क्वेश्चनों की खास बात ये होती है कि अगर आपको कोई भी 2 आंसर पता हो, ठीक है, तो आप आराम से जो है वो सही क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो जॉन रॉल्स की पुस्तक जो है वो अ थियरी ऑफ जस्टिस, ये मुझे पता है। प्लेटो की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो बी का हम देखते हैं चौथा किस में है। बी का चौथा किस में हो गया। ठीक है, 4 में। और अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया। ठीक है, आपको पता है न्याय पर विचार। और फ्रेडरिक हेयर की द रोड टू सर्फडम। तो चौथा बी में अगर हम चौथा ऑप्शन देख लिया और किसी में नहीं है और हम श्योर हैं तो हम इसको कर देंगे, तो बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास में बना था।
ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारे विचार दिए हैं। जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है, भारतीय संविधान संविधान है, उस पर अलग अलग लेखकों ने अलग अलग राय दी हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें कहा गया कि आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना है। वो क्या कहने का मतलब ये है कि इसको जो है डर के बनाया गया था, ठीक है। और उस समय जैसे अंग्रेज़ों का भारत पे कब्जा था, तो आप देखेंगे कुछ समय एक माहौल था, लेकिन भारतीय संविधान जो है उससे बिल्कुल भी अलग है। ये इनका एक राइटर है, ये जर्मन सॉरी अमेरिकन राइटर रहे हैं, ठीक है। तो इनका है, इसमें ज़्यादातर आपको देखेंगे तो ये सारे जितने भी हैं ये अमेरिकन ही हैं, ठीक है। ये अक्सर इसमें से ज़्यादातर जो लेखक हैं वो शिकागो स्कूल से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में शिकागो स्कूल से संबंधित है, ठीक है। और इन लोगों में से सब ने लगभग जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स पे काम करा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स पे। तो इस स्टेटमेंट का जो फेमस है वो है पाल ब्रास ने। आप देखेंगे मायरन वीरन ने जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स पे आप अक्सर पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स इन इंडिया में अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो मायरन वीनर की बात जरूर आएगी। KCVR जो है बोलते हैं कि भारतीय संविधान जो है क्या है, वो अर्धसंघात्मक, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। आइसवर जेनिंग्स जो कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों के लिए स्वर्ग है, इनका भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है। अक्सर पूछा जाता है किस अमेरिकन जो लेखक ने बोला है कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों के लिए स्वर्ग है, तो जेनिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मायरन विनर हो गए, पाल ब्रास हो गए, जेनिंग्स हो गए, ये इनकी पुस्तकों के बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इनकी पुस्तकों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स के बारे में किसने बोला है। मायरन वीरन ने तो जो है स्टेट वाइज तक लिख रखा है, जैसे पॉलिटिक्स इन यूपी, पॉलिटिक्स इन बिहार, उसके बाद जो है रीजनल पॉलिटिक्स पे लिख रखा है, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, लैंग्वेज पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन पॉलिटिक्स हो गया, रीजनल पॉलिटिक्स हो गया, सब पे लिख रखा है। नॉर्थ ईस्ट के नाम से इन्होंने बुक लिख रखी है, ठीक है। तो आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा और इनकी किताबों का नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय सरकार की कौन महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आप ध्यान से देखिए, बहुमत का शासन भी होता है, रूल ऑफ लॉ भी होता है, संसद के सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट चुनाव होता है, और कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। चारों होता है, लेकिन ये पूछ रहा कि सबसे संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो संसदीय सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है चौथी, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। आप देखेंगे यूएस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस, अध्यक्षीय व्यवस्था है, लेकिन संसद वहाँ पर भी है। वहाँ पर जो है सब कुछ है, रूल ऑफ लॉ है, सॉरी रूल ऑफ लॉ है, संसद के सदस्यों का चुनाव है, लेकिन जो वहाँ है अध्यक्षीय व्यवस्था है। और वहाँ में डिफरेंस यही है कि अध्यक्षीय व्यवस्था में जो है वो जो कैबिनेट होता है वो संसद के प्रति ना हो के जो प्रेसिडेंट होता है उसके प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? विधानमंडल को असंवैधानिक और असामान्य होने से रोकता है, तो वो है आर्टिकल 31B। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में, आर्टिकल 15, 51 और 29B के बारे में हमने पढ़ा होगा, तो हमने इन आर्टिकलों के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन आर्टिकल 39B जो है हमने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सीधा सा जवाब है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अमर्त्य सेन हो गए, सुदीप्तो कविराज हो गए, प्रणव वर्धन हो गए, हंसा अलवी हो गए, ठीक है। तो इसमें जो इनका जो सही आंसर है वो है प्रणव वर्धन। प्रणव वर्धन ने जो है इसको लिखा है, इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ही याद करना होगा, ठीक है। आपको इसको रट रट के याद करिए या आप अपने दिमाग में बैठा के याद करिए, जैसे भी याद करिए, ये आपको डायरेक्ट ही याद करना होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह है। इसके चार ऑप्शन हैं, वो सांकेट, हाबहाउस, GDH कोल, TH ग्रीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाबहाउस ने किया था इसका, ठीक है। थोड़ा सा TH ग्रीन के बारे में बता दूं, ये आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है। और आदर्शवादी विचारकों की एक खास विशेषता ये होती है कि ये जो है वो राज्य को बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं। GDH कोल की भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो आप मुझे याद कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय के क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है।
द इंडियन स्ट्रगल, इसका जो द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके प्रकाशन ईयर के बारे में। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक, ये पब्लिश हुई थी 1988 में। ठीक है, और इसके लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान से देखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला जो फेमस बुक है ये है गांधी की बुक, आपको पता है, महात्मा गांधी की। इनकी ये आत्मकथा है, 1927 में पब्लिश हुई थी। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की बुक है, ये 2009 में पब्लिश हुई थी। और द इंडियन स्ट्रगल पब्लिश हुई थी 1942 में। ठीक है, 1942 में। और इस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा दूसरा जो है ए में ही है, तो सबसे पहले यही हमें पता चल गया कि यही जो है वो सही है। ठीक है, आपको एक बार फिर से बता दूं कि इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये 19, इसके बारे में एक छोटा सा और फैक्ट बता दूं मैं आपको कि 1988 में तो पब्लिश हुई थी, लेकिन जो ओरिजिनली पब्लिश, अभी अगर आप गूगल करेंगे तो ये बता रहा है कि 2001 में, सॉरी 2021 में, इसी साल पब्लिश हुई है इंडिया मीन्स फ्रीडम। और जो पहले पब्लिश हुआ था ओरिएंटल ब्लैक स्वान ने करा था। ठीक है, 1988 में हुआ था, लेकिन ये अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्यों बता रहे हैं, लेकिन अभी जो इसका जो गूगल पे बता रहा है वो 2021 में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक बार गूगल कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि हाँ क्या है। ठीक है, तो इसका दो पब्लिकेशन ईयर है, 1988 और 2021। अगर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली कब पब्लिश हुई थी, तो आपको लेटेस्ट लगाना है 2021 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। अक्सर हम इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद 2 बार इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हुआ हूँ, लेकिन ये फैक्ट का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है वो है 10। ठीक है, 10 महिलाओं ने भाग लिया था संविधान सभा की बैठक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उल्लंघन को संविधान में अपराध माना गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सही आंसर इसका होगा, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इसमें जो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 को माना गया है। ठीक है, आपको पता है अनुच्छेद 21 को इम्पोर्टेंट क्यों माना गया, अनुच्छेद 17 को क्यों माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और अनुच्छेद जो है 17 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है और अनुच्छेद 23 में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि लोकतंत्र एक ऐसी संस्थापक व्यवस्था है जिसमें नेता मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ये चुनावी लोकतंत्र से संबंधित है क्वेश्चन है, और ये अक्सर ही इसको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुम्पीटर है। ये एक तरह से क्रिटिक है एक्चुअली, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत बड़ा क्रिटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेता जो है वोट्स के लिए लड़ते रहते हैं और आपस में जो है वो बहुत सारे वादे करेंगे, चुनावी वादे करेंगे, लुभावनी वादे करेंगे। इंडिया में भी देख रहे होंगे तरह तरह के स्लोगन बनाए जाते हैं, ऐसे कि जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी, या केजरीवाल का बहुत अच्छा फेमस स्लोगन आया था, या कांग्रेस को वोट दें, इस तरह के स्लोगन आते हैं। आप देखेंगे नारों का तब्दील होता है, जैसे इंदिरा हटाओ या गरीबी हटाओ। तो इन चीज़ों का जो है इंपॉर्टेंस है। तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र कुछ भी नहीं है, बस नेता मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, मत पाके जो है वो पावर में आ जाते हैं और फिर करते वो अपनी ही है। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है। इसका जो सही फेमस वो है सुम्पीटर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रगतिशील डेमोक्रेसी के विचार से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, आंसर ए, प्लीमिरो प्लमीरो प्लमीरो तोगलियत्ती। इसका सही आंसर है, मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करा जा रहा। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रोनाउंस करें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विचारक का यह मत है कि समानता का विचार एक व्युत्पन्न मूल्य है। समानता का विचार व्युत्पन्न मूल्य है, ये पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट मार रहे होंगे तो यहीं से मैंने क्वेश्चन इसको उठाया। मैंने 6-7 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हैं और उसमें से ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंस लगा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, अर्नेस्ट बार्कर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जब भी व्युत्पन्न मूल्य की बात होगी। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्नेस्ट बार्कर को आंख बंद करके टिक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी का मत है कि संपूर्ण इतिहास में 2 लिंगों के बीच आधिपत्य और अधीनस्थ के संबंध रहे हैं।
आप देखेंगे आधिपत्य शब्द और अधीनस्थ शब्द, इसका संबंध जो है वो है पामर से है, ठीक है। और इसका संबंध जो है वो सबॉर्डिनेट से है, जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जब भी आप देखेंगे तो ये कहने का मतलब ये है कि जो मेल रहा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है और वुमेंस जो है सिर्फ और सिर्फ इनके सबॉर्डिनेट के रूप में काम करती रही हैं, ठीक है। तो ये इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि जो जो फाइनेंशियल वो है, स्टेबिलिटी है, या जो पावर है, या जो पैसा है, जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुरुष जो है मेल के अंडर रहता है। और वुमेन्स जो है एक सबॉर्डिनेट के रूप में सिर्फ काम करती हैं, उनका कुछ नहीं होता, घर में बच्चे पैदा करना या घर के कामों में लगना, और इनके काम की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। तो पूरे इतिहास को अध्ययन करती हैं और वो बताती हैं। इस स्टेटमेंट से जुड़ी हैं वो केट मिलेट जुड़ी हैं, ठीक है। केट मिलेट, ये चारों लोग जो हैं वो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, ठीक है। कैरोन गिल्पिन है, मैरियम यंग है, केट मिलेट है, गर्दा लर्नर है, उसके बाद मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट है, उसके बाद जो है सिमन दे बुआ है, बुआ है। इनकी एक बहुत सिमन दे बुआ की एक बहुत ही फेमस बुक है द सेकेंड सेक्स, ठीक है। इनकी बहुत फेमस बुक है द सेकेंड सेक्स, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य को व्यक्तियों के समस्त अधिकारों का अपहरणकर्ता मानता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किससे संबंधित है ये? उदारवाद से संबंधित है। उदारवाद में भी व्यक्तिवाद से संबंधित, ठीक है, उदारवाद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। मैं आपको बता दूं टीएच ग्रीन जो है वो आदर्शवादी विचारक है, आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है। एडमंड बर्क जो है वो है परंपरावादी विचारक। इनकी बहुत बुक है, रिफ्लेक्शन करके इनकी बुक है, आप पूरा नाम याद रखिएगा। मैं इसलिए पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ ताकि आप इसको सर्च करें, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो उदारवादी विचारक है, ठीक है। और मैटलैंड जो है वो भी उदारवादी विचारक है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे फेमस जो स्टेटमेंट है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। मैं आपको बता दूं कि जो भी आदर्शवादी विचारक होगा वो हमेशा राज्य को इम्पोर्टेंस मानेगा। आदर्शवादी जो है वो राज्य को इम्पोर्टेंस मानेगा, और जो भी उदारवादी विचारक होगा, ठीक है, वो हमेशा ही व्यक्ति को इम्पोर्टेंस मानेगा। वो व्यक्ति के पावर की बात करेगा, व्यक्ति ही सब कुछ है, ठीक है। तो व्यक्ति के पावर की बात करेगा और व्यक्ति को ही इंपॉर्टेंस मानेगा। क्या वो बोलेगा कि व्यक्ति के इर्द गिर्द सारा घूमता है, और राज्य बोलेगा कि राज्य, जो आदर्शवादी विचारक होते हैं वो ज़्यादातर बोलते हैं कि राज्य के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही आपको शक्तियाँ देता है। जैसे टीएच ग्रीन ने कहा कि राज्य ही हमें अधिकार देता है, राज्य ही हमें शक्तियाँ देता है, राज्य ही में ही संप्रभुता होती है, राज्य ही हमारा अच्छा कल्याण कर सकता है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर जैसे और भी उदारवादी जो विचारक हैं जो व्यक्ति को इम्पोर्टेंस मानते हैं, व्यक्ति को केंद्र में मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति से सब कुछ है। व्यक्ति ने राज्य को बनाया है तो व्यक्ति अपने लिए सब कुछ कर सकता है, व्यक्ति अपने लिए भलाई के काम भी कर सकता है। व्यक्ति राज्य को नाइट वॉचमैन की तरह काम करना चाहिए। जैसे जॉन लॉक ने बोला है कि राज्य को जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह काम करना है, सिर्फ सिर्फ देखभाल करना राज्य का काम है। व्यक्ति को जो है खुला छोड़ दो, वो अपना खुद ही विकास कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, वितरणात्मक या अनुपातिक न्याय का प्रथम व्यक्तित्व चिंतन देने वाला पश्चिमी विचारक है। ये भी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर ये कंफ्यूज कर देता है। इसका सही आंसर जो है वो अरस्तू है, ठीक है। अरस्तू जो है वो वितरणात्मक न्याय का जनक है, ठीक है, वितरणात्मक न्याय का जनक है, ठीक है। इसके अलावा अरस्तू ने ही जो है पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस बोला है, मास्टर साइंस बोला है। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस बोला है। उसके बाद अरस्तू को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी बहुत जो फेमस बुक है वो रिपब्लिक है, आप लोगों को पता है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये है, तो ये है आज के बेस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, आज का यहीं शुरू ख़त्म करते हैं और अगले मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो नमस्कार।